खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। इस समय की हेडलाइंस सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद खासतौर पर बात करेंगे प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे के बारे में। लेकिन इस समय सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 6,700 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, नई परियोजनाएं सुविधा के साथ ही नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी लेकर आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आरजी शंकरा नेत्र चिकित्सालय का किया शुभारंभ। कहा, दशकों की उपेक्षा के बाद आज मेडिकल हब के तौर पर उभरा वाराणसी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से मैदान में। उधर झारखंड चुनाव को लेकर आज होने वाले कांग्रेस की बैठक टली। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाका। फोरेंसिक साइंस लैब, एनएसजी और दिल्ली पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज की एफआईआर। ये थे इस समय तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और इस समय की सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 6,700 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। संपर्क को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत प्रधानमंत्री ने लगभग 2,870 करोड़ रुपए की लागत वाली वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की हवाई पट्टी के विस्तार और नए टर्मिनल भवन के निर्माण तथा संबंधित कार्यों की आधारशिला रखी। पीएम ने आगरा, दरभंगा और बागडोगरा हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव और रीवा हवाई अड्डे, मां महामाया हवाई अड्डे अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों की वर्चुअल रूप से आधारशिला रखी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 210 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से वाराणसी क्रीड़ा परिसर के पुनर्विकास के दूसरे और तीसरे चरण का भी उद्घाटन किया। और इस मौके पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही सरकार ने गरीब, किसान और युवाओं के लिए लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। अभी सरकार को बने 125 दिन भी नहीं हुए हैं। इतने कम समय में ही देश में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं, परियोजनाओं पर हम काम शुरू कर चुके हैं। इसमें से ज्यादातर बजट गरीबों, किसानों और नौजवानों के नाम पर रहा है। आप सोचिए, 10 साल पहले तक सरकार के लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की चर्चा अखबारों में छाई रहती थी। बातचीत का मुद्दा ही लाखों करोड़ों का घोटाला होता था। आज सिर्फ 125 दिन में ही 15 लाख करोड़ रुपए का काम शुरू होने की चर्चा घर घर में हो रही है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारे हवाई अड्डों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं जिनकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इस महायज्ञ में हमारे एयरपोर्ट्स, उनकी शानदार इमारतें, आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है। 2014 में हमारे देश में सिर्फ 70 एयरपोर्ट थे।
और नायडू जी ने अभी विस्तार से उसका वर्णन किया। आज 150 से ज्यादा एयरपोर्ट है और जो पुराने एयरपोर्ट है हम उन्हें भी रिनोवेट कर रहे हैं। पिछले साल देश में 1 दर्जन से अधिक एयरपोर्ट पर नई सुविधाओं का निर्माण हुआ, मतलब हर महीने एक। और प्रधानमंत्री ने पहले की सरकारों पर तुष्टीकरण और परिवारवाद का आरोप भी लगाया। पीएम ने कहा कि इन दलों की सरकारों ने इसी मानसिकता से काशी की समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके चलते पहले काशी को विकास से वंचित रखा गया? 10 साल पहले की स्थिति याद करिए। बनारस को विकास के लिए तरसाया जाता था। जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया, जबकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय का भी आज उद्घाटन किया है। इस अस्पताल से लोगों को आंखों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के अच्छे उपचार में मदद मिलेगी। नेत्र चिकित्सा की विश्वसनीय सुविधाएं मिलने से लोगों को बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ बच्चों को चश्मे भी प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने कांची कामकोठी पीठ के शंकराचार्य श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामी से आशीर्वाद भी लिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में श्री कांची कामकोठी पीठ की 3 गुरु परंपराओं से मिले आशीर्वाद को अपना सौभाग्य बताया। पीएम ने वाराणसी में आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल की स्थापना को सराहा। पीएम ने विश्वास जताया कि इससे बड़ी संख्या में गरीब मरीजों की सेवा होगी। पीएम ने कहा कि यह अस्पताल नया उजाला लाएगा। पीएम ने अस्पताल को आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम बताया। पीएम ने अपने संबोधन में देश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हुए कार्यों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि काशी में चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए तेजी से काम हुआ है। काशी की पहचान अनंत काल से धर्म और संस्कृति की राजधानी के रूप में रही है। अब काशी यूपी के पूर्वांचल के बड़े आरोग्य केंद्र, हेल्थ केयर हब के रूप में भी विख्यात हो रहा है। बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और कबीर चौरा अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाना हो, बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, ऐसे अनेक कार्य काशी में बीते 1 दशक में हुए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया। पीएम ने कहा कि पिछले 1 दशक में इस क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत काम हुआ है। मुझे संतोष है कि बीते दशक में काशी ही नहीं, पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज पूर्वांचल में दिमागी बुखार का इलाज करने के लिए 100 से अधिक ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के प्राथमिक और सामुदायिक केंद्रों में 10,000 से अधिक नए बेड जोड़े गए हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के गांवों में 5,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए। 10 साल पहले पूर्वांचल के जिला अस्पतालों में डायलिसिस तक की सुविधा नहीं थी। आज
20 से अधिक डायलिसिस यूनिट्स का काम कर रही है, जहां मरीजों को ये सुविधा मुफ्त मिल रही है। तो पीएम ने परियोजनाओं की सौगात दी, साथ ही वो अंतर बताया कि पहले की सरकारों के दौरान क्या होता था और अब क्या होता है और ये अंतर कितना बड़ा है। लेकिन साथ ही उन्होंने और भी कुछ बड़ी बातें कही हैं अपने संबोधन में। उन बातों पर खास तौर पर जिक्र करने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर इस चर्चा में डीडी न्यूज़ पर आपका। मैं सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत इस पर करना चाहूँगा कि उन्होंने आज एक बार फिर से परिवारवादी राजनीति का बड़ा जोर शोर से खास तौर पर जिक्र किया और उन्होंने उसके मुकाबले ये कहा कि 1 लाख नौजवानों को मैं राजनीति में लेकर आऊंगा और ये जो नौजवान होंगे इनका कोई राजनीति में कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं होगा कि ये किसी राजनीतिक परिवार से हों, बल्कि ये नौजवान 1 लाख नौजवान ऐसे होंगे जिनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति में नहीं होगी। ये कितना बड़ा ऐलान और कितना बड़ा प्रधानमंत्री का ये जो फैसला है या ये ऐलान है, इसको किस तरह से देखा जाए रामकृपाल सर? निश्चित रूप से ये ऐलान जिस दिन प्रधानमंत्री ने किया था तभी मैंने यह माना था और सब लोगों ने कि अगर ये कार्य रूप अगर इम्प्लीमेंट होता है तो सचमुच में ये अद्वितीय कदम होगा। और अपने आप कल्पना कर लीजिए कि जो उनका है बिल्कुल नए चेहरे, जैसे आज की तारीख में राजनीति इस तरह से हो गई जैसे राजनीति कहते ही या नेता कहते ही लोगों को एक अजीब सा, मतलब उससे एक निगेटिव संदर्भ लिया जाता है। और पारिवारिक राजनीति आप जानते ही हैं, चाहे कुछ भी कह लीजिए, कम से कम क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियों में भी यही चल रहा है। तो अगर इस तरह से जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं होगी और इस तरह के लोग समाज से निकल करके आएंगे तो मैं समझता हूं कि राजनीति को जो इस तरह से एक उसमें मटमैलापन आ चुका है या उससे आप कहते हैं निगेटिव ढंग से उसको सोचा जाता है, उसका एक सफाया होगा। और जिस तरह से लोग नए युवा, और मैं मानता हूं कि ये प्रधानमंत्री ने जैसे जितनी बातें 10 साल पहले भी कही थी, चाहे स्टार्टअप हो चाहे जो भी हो, जिसको शुरू में देख करके लोग हंसी उड़ाते थे कि पता नहीं क्या होगा, या स्वच्छता अभियान, आज आप देखिए कि स्टार्टअप में जैसा उन्होंने आज भी कहा दुनिया में भारत नंबर 1 हो गया है स्टार्टअप की संख्या में। तो आप देखिए उसका कितना असर पड़ रहा है। और ये राजनीतिक ही रिफॉर्म नहीं होगा, मैं तो इसको एक सामाजिक आंदोलन भी मानता हूँ। सामाजिक राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत होगी अगर एक काफी पढ़े लिखे डिफरेंट बैकग्राउंड से, जिनके ऊपर किसी तरह का बैगेज नहीं है पहले परिवार का या किसी तरह का, जो कोई स्वार्थ लेकर के नहीं आएंगे, ऐसे लोग राजनीति में अगर आएंगे तो जो राजनीति में जो गंदगी आ गई है उसका सफाया हो सकता है। बिल्कुल और सफाई की बात हो रही है वैसे इस तरह जी। और खास तौर पर जब सच्चे और अच्छे लोग जब राजनीति में आएंगे और उसमें भी नौजवान आएंगे तो निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बात और कही, और मुझे लगता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लेकर आएंगे बिना पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले, तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। एक एक करके उन्होंने गिनाया, बड़े फैसलों की बात कर रहा हूं, जिसमें राम मंदिर अयोध्या में चाहे उसकी बात हो, जो महिला आरक्षण है संसद में विधानसभाओं में उसका उन्होंने जिक्र किया, 3 तलाक से मुक्ति का जिक्र किया और भी तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने जिक्र किया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटा की बात हो यानी गरीब लोगों को आरक्षण, ये तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात की। तो इसलिए भी भरोसा ज़्यादा जगता है कि वो बिल्कुल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो ये उनकी कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनकी कार्य योजना में ये बात शामिल हो गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो एक और बात उसमें जोड़ूंगा जी। अमूमन होता यह है कि नेता जनता से वादा करता है और वही वादे नेता करते हैं जो जनता की इच्छा होती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। मोदी जी कुछ मामलों में अलग हैं जिसके बारे में जनता ने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा, वो बिना नारा दिए वो काम कर देते हैं। आप देखिए चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर का एक उदाहरण ले लीजिए, जिसको 100 साल पहले गांधी जी ने जब वहां गए थे और उन्होंने रजिस्टर पर लिखा था कि यहाँ बहुत गंदगी है, तब गांधी जी को भी ये नहीं था, उम्मीद थी
कि ये कभी साफ हो सकता है या कभी बदला जा सकता है जो स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जिसकी घोषणा भी नहीं करते, जो जनमानस में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, उस तरह के भी काम वो करते हैं। और मैं उसी में से एक इसको कह रहा हूं कि राजनीति, बहुत लोग आते हैं, जनता का बहुमत पाते हैं, राज करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने कहा है कि राजनीति को लेकर के जो एक तरह से नेगेटिव, पूरी दुनिया में जो इस तरह की भावनाएं होती हैं राजनीति को लेकर के, ये गंदी चीज है, फलाना चीज है, यहाँ बेईमानी और तमाम रहता है, भाई भतीजावाद है। जब वो कहते हैं कि मैं 1 लाख युवकों को राजनीति में ले आऊंगा और ऐसे लोगों को जिनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं होगी, तो आप ये समझिए कि एक निश्चित रूप से ये होगा। और जब कोई बड़ा शीर्ष मतलब जो देश का लीडर है, अगर वो ऐसी बात कहता है तो जनता को भरोसा लगता है, क्योंकि अब तक जितने भी उन्होंने चीजें वादे किए हैं, जो नहीं भी किए वो भी उन्होंने पूरा किया। बिल्कुल, मैंने जैसे कहा आपसे, स्वच्छता का जितनी चीजें आपने बताई, कोई सोच नहीं सकता था कि 370 इतनी आसानी से हट जाएगा, हटाया। राम मंदिर के बारे में लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, कब बनाएंगे, ये नारे सुनते सुनते थे, आखिर वो भी बन गया। बिल्कुल, मैं कहूँगा चाहे जो भी हो, तो ये जनता को एक भरोसा है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के साथ एक बहुत बड़ी बात है कि वो सिर्फ जो भी है विकास का, वो जो भी काम करते हैं उसमें है दोनों, विकास भी रहता है, विरासत भी रहती है। बिल्कुल, उसका उन्होंने जिक्र भी किया, आज भी जिक्र किया उन्होंने। सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक विकास, ये तीनों गठबंधन है, इनमें अंतरावलंबन है जी। ऐसा नहीं, तो एक सोशल रिफॉर्म भी वो करते चलते हैं। जब वो राजनीति के शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं तो एक तरह का वो सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म है। बिल्कुल, आप उसको ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक बात मुझे लगता है और कि जैसे आमतौर पर होता क्या है कि हम समस्याओं का जिक्र करते हैं कि परिवारवाद है, राजनीति में परिवारवाद है, लेकिन सवाल है कि उसके बरक्स, उसके सामने समाधान क्या लेकर आते हैं। तो ये एक बड़ा समाधान कि 1 लाख ऐसे युवाओं को लाएंगे जिनका कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। लेकिन इसमें और भी उन्होंने जो तमाम बातें कही हैं, उन्होंने कांग्रेस और सपा पर खासतौर पर परिवारवाद, तुष्टीकरण को लेकर के तमाम बड़े आरोप लगाते हुए विकास में भेदभाव की बात कही। उन्होंने कहा कि न सिर्फ वाराणसी बल्कि ये जो पूर्वांचल का पूरा इलाका है, ये कहीं ना कहीं उपेक्षित रहा। चिकित्सा सुविधा की बात करें या तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उन लोगों ने अपने परिवार के हित को ऊपर रखा और लोगों के विकास को अनदेखा किया। लालचंद जी, मैं आपको पहले तो ये बात कहूंगा कि जब वो भाई भतीजावाद की बात करते थे, कहा जाता है ना कि चैरिटी बिगिंस अपने घर से शुरू होती है। बिल्कुल, मोदी जो कहते हैं वो उस बुराई के खिलाफ खड़े होने वाले, उनकी पूरी जिंदगी खुद की उस आदर्श पर खरी उतरती है। एक ऐसे परिवार से आए हैं न जिसका पहले कोई था, न आने वाली पीढ़ियां, इतना बड़ा परिवार है, लेकिन किसी को ना आप जानते हैं न मैं जानता हूँ। कोई आज तक ये नहीं कह सकता कि हाँ उनका कोई भाई भतीजा या कहीं भी कुछ है। तो ये वही आदमी कह सकता है, वही कहते हैं ना कि who seeks remedy must come with clean hands। अगर किसी को न्याय चाहिए तो वो बहुत उसके पाक साफ होना चाहिए, उसका दामन। तो मोदी का दामन इस मामले में पाक साफ है। इसलिए जब वो कोई बात कहते हैं तो जनता भरोसा करती है कि ये आदमी खुद उस जो नैतिकता की बात करता है उस पर खुद खरा उतरा है, इसलिए उनकी बात पर भरोसा होता है। रही पूर्वांचल के विकास की बात, लालचंद जी, मैं पूर्वांचल का ही हूँ और मैंने पूर्वांचल से ही शिक्षा ग्रहण की है, जौनपुर से और काशी विश्वविद्यालय से। आपको बताऊं, जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं जाता था तो सड़कें बहुत अच्छी थी, ये बात मैं तब की कह रहा हूँ। और उसके बाद जब मैं जॉब में आया और करीब 20-25 साल के बाद जब मैं गया, अब ताजुब करेंगे कि सड़क चलने लायक नहीं थी। दुनिया जहां आगे जाती है वहां उत्तर प्रदेश में मैंने वो देखा है वो समय। लेकिन आज की तारीख में मैं जाता हूं तो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं लखनऊ से 2.5-3 घंटे में अपने गांव पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं बाकी पहलू पर भी आऊंगा, आपसे जरूर बात करूंगा, कुछ और भी बड़ी बातों पर चर्चा करनी है। आप सर हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट करके फिर आपसे चर्चा को जारी रखूंगा।
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। स्वागत। ब्रेक के बाद हमारे साथ रामकृपाल सर जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रामकृपाल सर, बाकी परियोजनाओं के बारे में आपसे ज़रूर बात करूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज खास तौर पर 2 राज्यों के चुनावी नतीजे का भी जिक्र किया कि हरियाणा में तीसरी बार लगातार आशीर्वाद मिला हमें सरकार बनाने का। ये भरोसा और काम जो हम करते हैं उसके रिटर्न का प्रतीक है। साथ ही जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया कि वहाँ हमारा वोट प्रतिशत काफ़ी बढ़ा है, काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी पहली बार नंबर 1 पार्टी बन के उभरी है वोट परसेंट के हिसाब से जी। और ये अपने आप में बहुत बड़ा, मैं कहूँगा बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हरियाणा में जो हुआ है वो तो खैर ऐतिहासिक है। निश्चित रूप से तीसरी बार कोई भी सरकार अगर रिपीट करती है तो ये तय जान लीजिए ये कोई तीर या तुक्का नहीं है। ये बहुत ही, जब जनता को एक भरोसा होता है बिल्कुल तभी कोई तीसरी बार सत्ता में लौटता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो उन्होंने कहा वो सही है। लोकसभा देखिए जून में 4 जून और 8 अक्टूबर में सिर्फ 4 महीने 4 दिन का फर्क था। 4 महीने पहले जो थोड़ा बहुत डेंट लगा था उत्तर प्रदेश में, तो उसका भी एक कारण था जी। कई बार क्या होता है कि गांधी जी ने कहा था कि सच्चाई को भी प्रमाणों की जरूरत होती है। तो कई बार क्या होता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी कुछ न कुछ ग्रहण लगता है। एक झूठ फैलाया गया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और जब यही नारा हरियाणा में नहीं चला तो जनता ने जान लिया कि एक प्रदेश में आपने नारा लगाया अब नहीं है। तो वो झूठ की जो पुतली थी बिल्कुल ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल 4 महीने में जो है वो पूरा नैरेटिव जो है एक तरफ से बदलकर दूसरी तरफ, और उसका जिक्र भी उन्होंने किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर जोड़ने के लिए और प्रधानमंत्री के संबोधन पर और उनकी खास बातों पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर पॉल माइकल रोमर ने भारत की डिजिटल क्रांति की सराहना की है। प्रोफेसर रोमर ने बताया कि डिजिटल क्रांति को मोदी सरकार ने काफ़ी बढ़ावा दिया है। पॉल माइकल रोमर ने यह भी कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति की कहानी बाकी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गई है। Technology can actually improve the quality of life. And I would point to what were then successes like Singapore, Taiwan, South Korea. And everyone told me, oh, Paul, those countries are so small that you can't really generalize from that. Then go ahead, 20 years, 15, 20 years, I would say, well, look, China has grown faster than any country in history. And they would say, oh, Paul, China is such a big country that you can't generalize from that. And it's like, well, come on, what is it? Is it helpful to be small, or is it helpful to be big? Or maybe size isn't what really matters. I think that's the answer. What matters is a country which has the capacity to decide what it wants to do and to go where it wants to go. And that's what India did with digital services. They decided how they wanted to do it. They did it, and they've succeeded hugely. आगे की खबरों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को सिंगापुर में प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत के युवाओं को कुशल बनाने में नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के उदय और वैश्विक हरित ऊर्जा मॉडल को आकार देने के लिए प्रवासी भारतीयों की क्षमता पर जोर दिया। इस बातचीत के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने प्रवासी भारतीयों से भारत की विरासत से जुड़े रहने और इस परिवर्तनकारी प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि सिंगापुर में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की, उनके प्यार, गर्मजोशी, स्नेह और आशीर्वाद से अभिभूत हूँ। उनके बीच होना मेरे लिए सम्मान की बात है। ब्रांड भारत के सच्चे राजदूत हमारे प्रवासी भारत
सिंगापुर साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जिस तरह से हमारे प्रवासी भारतीयों ने भारत की संस्कृति को संरक्षित किया है और इसे सिंगापुर की बहुजातीय संस्कृति के साथ जोड़ा है, वह सराहनीय है। सिंगापुर की प्रगति में उनका योगदान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के सभी परिवारजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए दिन रात कार्य किया है और वो लगातार कार्य कर भी रही है। और इसी कड़ी में सामान्य जन के लिए विमान यात्रा को और अधिक सहज और सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। साथ ही हवाई सेवाओं का विस्तार छोटे शहरों तक भी हो रहा है। इससे औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। सबसे कम अवधि में बनकर तैयार होने का इतिहास मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरपोर्ट ने रचा है। मात्र 16 माह में ग्वालियर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निर्माण करना देश में द्रुत गति से कार्य करने का उत्तम उदाहरण है। गौरतलब है कि देश के नागर विमानन के इतिहास में सबसे कम समय में राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डे ग्वालियर का नया टर्मिनल भवन बनकर तैयार हुआ है। इसमें ग्वालियर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैभव एवं वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 498 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से रिकॉर्ड लगभग 16 माह में टर्मिनल भवन का कार्य पूरा किया गया है। एयरपोर्ट बने ये बहुत लंबे समय से डिमांड की जा रही थी और इसके पीछे जो रीज़न था कि किसी भी शहर की एयर कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी उस शहर का उतना बड़ा औद्योगिक विकास होगा, तेज़ी से आर्थिक रूप से संपन्न होगा। हमारे इसके अंदर फ़्लाइट्स जो चलती थी बहुत सीमित थी, जो साप्ताहिक रूप से चलती थी। अगर सिविल एयरपोर्ट बन जाए तो हमें हर जगह की फ़्लाइट आगे पीछे मिलने लगेगी। इसी सोच के साथ एक लंबे समय से इस शहर की डिमांड थी। जब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एविएशन मिनिस्टर बने और एविएशन मिनिस्टर बनने के बाद 16 महीने के रिकॉर्ड टाइम में ये एयरपोर्ट की जो स्थापना हुई, निश्चित रूप से ये ग्वालियर के लिए एक बड़ी सौगात है। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में किसी भी क्षेत्र के विकास में एयर कनेक्टिविटी का एक बहुत ही प्रमुख योगदान है। आज ग्वालियर में नया एयरपोर्ट बना है, नए विकास की संभावना हुई है और लगभग 5 शहरों की कनेक्टिविटी ग्वालियर से है। लेकिन इसको सिर्फ 5 शहरों की नहीं बात करें, आज के डेट में ग्वालियर से विश्व में कहीं भी जाना हो तो ग्वालियर एयर से कनेक्टेड है। मुंबई और दिल्ली की 2 ऐसी फ्लाइट चलती हैं, कहीं भी जाना हो ग्वालियर से तो उन कनेक्टेड फ्लाइट के माध्यम से तुरंत वहाँ पहुँचा जा सकता है। विशाल और बहुत सुंदर एयरड्रोम बना है हमारे यहाँ पे। अभी तक जो टर्मिनल था वो बहुत छोटा था और अभी जो नया एयरड्रोम बना है वो काफ़ी विस्तार पूर्वक बना हुआ है और इसके बनने से जो कनेक्टिविटीज़ हैं वो और इजी होने वाली हैं क्योंकि यहाँ पे और नई फ़्लाइट्स का संचालन होना शुरू होने वाला है। तो स्थानीय लोगों में नए एयरपोर्ट को लेकर खुशी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नई सुबह, नई शुरुआत। डीडी न्यूज़ के